Bismillahirrahmanirrahim. This is Zishan, and today we will discuss chapter number 3, dynamics. And today we will cover the topic dynamics, force, inertia, and momentum. This is your lesson number 1. सबसे पहले डायनेमिक्स की डेफिनेशन से ही स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज़ डायनेमिक्स? सो डेफिनेशन सेज द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द काउज ऑफ मोशन. देखें, अगर आप ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की स्टडी करते हैं जिसमें मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है, तो इट मे बी डायनेमिक्स एंड इट मे बी काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर बेसिक फ़र्क ये है कि डायनेमिक्स के अंदर आप स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विद डिस्कसिंग द काउज ऑफ मोशन, कि वो जो मोशन हो रहा है उसकी वजह क्या है. अगर आप उसकी वजह भी जो है वो स्टडी करते हैं, लिंक करते हैं, तो ये जो ब्रांच है दैट इज़ इन साइड ऑफ डायनेमिक्स. और अगर आप विदाउट डिस्कसिंग द काउज ऑफ मोशन आप स्टडी करते हैं किसी मटेरियल के मोशन को, दैट इज़ इन साइड ऑफ काइनेमेटिक्स. हमारे पास जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन ब्रांचेस की पढ़ी थी, उसमें फ़र्स्ट ब्रांच हमारे पास था मैकेनिक्स का, जिसमें आपने स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा. मैकेनिक्स को आप फर्दर यहाँ क्लासीफाई कर सकते हैं काइनेमेटिक्स, जो कि आपका प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स के नाम से. काइनेमेटिक्स में आपने स्टडी ऑफ मोशन ही पढ़ा विदाउट डिस्कसिंग द काउज ऑफ मोशन, और डायनामिक्स के अंदर भी हम स्टडी ऑफ मोशन पढ़ेंगे बट विद डिस्कसिंग आल्सो विद द काउज ऑफ मोशन. डायनामिक्स की डेफिनेशन के साथ यहाँ पर आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई गई है. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, फोर्स की डेफिनेशन इन जनरल वर्ड्स. कोई पूछता है, आप बताते हो दैट आप वर्ड यूज़ करते हो पुश और पुल, इट इज़ अ पुश और पुल. बट अगर फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन बतानी है तो देखें, सेकंड डेफिनेशन आपको बता रहे हैं यहाँ पर. इट इज़ एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव. फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी को मूव कर देता है या फिर मूव करने की कोशिश करता है. स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, या तो उस बॉडी को रोक देता है या फिर रोकने की कोशिश करता है. एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. ऐसा भी होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को चेंज कर दिया जाए, या उसकी जो डायरेक्शन है मूविंग बॉडी की उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए. तो ये सारे काम करने वाला जो एजेंट है बेसिकली दैट इज़ टर्म्ड एज फोर्स. ये फोर्स की एक फुल एंड फाइनल एंड कंप्लीट डेफिनेशन है. मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव. फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी को मूव करवा देता है. जो बॉडी रेस्ट की कंडीशन पे है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, वो बॉडी मूव हो जाएगी, या फिर आप उस पर उसे मूव करने की कोशिश कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी मूव हो जाए, लेकिन उसे मूव करने की जो कोशिश करने के लिए जो चीज़ आपने उस बॉडी पर अप्लाई किया, दैट इज़ फोर्स. सिमिलरली, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप जो चीज़ उस बॉडी पर अप्लाई करेंगे दैट इज़ फोर्स. आप फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को रोकेंगे या फिर रोकने की कोशिश करेंगे. ये बात क्यों कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है एक ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में आपके पास आ रहा है तो आप उसे रोक भी दें.
और इसके साथ साथ तीसरे पॉइंट पर आपको कहते हैं कि इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और स्पीड भी चेंज कर सकती है। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F, और जो इसकी SI यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वी कैन ओपन द डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग। आप एक डोर को ओपन करते हो, या तो उसे पुश करते हो या तो उसे पुल करते हो, यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अ मैन पुशेस द कार्ट, द पुश में मूव द कार्ट। अब आपको देखो वही कंडीशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अगर एक मैन जो है वो एक कार्ट को पुश कर रहा है तो हो सकता है वो उस कार्ट को मूव करवा दे, या फिर ये हो सकता है कि वो उस कार्ट की डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन को चेंज कर दे, या ये हो सकता है कि वो उस कार्ट को स्टॉप कर दे। पुश कर रहा है, पुश करने में ये सारे केसेस आ सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक कार्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन पे है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, वो बॉडी मूव हो गई। या एक कार्ट जो है वो मूविंग कंडीशन में है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक कार्ड जो कि मूविंग कंडीशन में है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया यानी कि पुश किया, तो वो कार्ड जो है स्टॉप हो गया। तो ये तीनों के तीनों केसेस जो हैं हमारे पास, ये इसमें जो है फोर्स की एग्जांपल्स में जो है वो लाई करते हैं। इसके साथ एक और बता रहे हैं कि बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय हिटिंग। ये उन्होंने सेकंड पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, कि एक बॉलर जब बॉल फेंकता है और जब बैट्समैन जो उसे हिट करता है तो वो अपने बैट से बेसिकली बॉल को जब हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन को, उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पहले वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा होता है बॉल, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन पे भेज देता है उसे हिट करके। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किए, वो एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर पिक्चर्स की सूरत में भी देख सकते हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर जो ये आपको नज़र आ रही है, इसमें एक ट्री पीस को जो है ये शख्स जो है वो रोप के थ्रू जो है वो उसके ऊपर पुल, यानी कि फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स को आप पुल कह सकते हैं। ये पुल कर रहा है ना इससे, इस ऑब्जेक्ट को, और पुल करने के लिए जो चीज़ के ऊपर ये अप्लाई कर रहा है दैट इज़ फोर्स। इस तरीके से ये देखिए बैट्समैन की मैंने बात की थी, बॉल आता है वो उसे हिट करता है। ये फुटबॉलर है, इसने एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया इस फुटबॉल पर। या फिर ये जो हैं यहाँ पर जो देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ये रिवर्स डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ये चेयर है, इस चेयर को अगर मैं मूव करना चाहता हूँ, या वटेवर ये ट्रॉली है, सॉरी ये, तो इसको अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो मूव करने के लिए जो आप फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे दैट इज़ पुश। तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। ये दो बेसिकली टाइप्स होती हैं हमारे पास फोर्स की। इसके अलावा भी फर्दर बेशुमार कैटेगरीज आएंगी, जैसे वक्त के साथ साथ वो हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट यहाँ पर एक और पिक्चर है, इसमें आपको बता रहे हैं फोर्स ऑफ फिंगर ऑन वॉल। ये देख सकते हैं कि आपने अगर एक वॉल पर जो है वो फिंगर से फोर्स अप्लाई किया तो आप लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो उसका रिएक्शन फोर्स बेसिकली वॉल जो आपके ऊपर बॉडी के ऊपर जो है बेसिकली अप्लाई करेगा। फोर्स ऑफ वॉल ऑन फिंगर, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर केस, ये वाला जो केस आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर केस है यहाँ पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बताया कि भाई इसकी जो SI यूनिट है वो न्यूटन है फोर्स की, और न्यूटन को अगर आप एक्सप्लेन करें दैट 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अच्छा, ये अगर मैथमेटिकली रिलेशन आप देखें तो फार्मूला हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू ma है। F इज़ द फोर्स, m is the mass, its unit is kg, and a is the acceleration, and acceleration की यूनिट जो है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने काफ़ी बार इस्तेमाल भी किया है।
तो न्यूटन की डेफिनेशन आपको बताते हैं, कहते हैं 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 मास ऑफ 1 kg। ये अगर 1 kg मास का कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो फोर्स 1 न्यूटन होगा अगर वो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और ये देखें एक हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त इसमें जो है वो पिक्चर है, और ये आप लोगों के लिए एक टास्क भी है मेरी तरफ से, और मैं आप लोगों से ये पूछूंगा भी नेक्स्ट, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये शख्स जो कि एक दीवार पर पुश कर रहा है, एक दीवार को, एक वॉल को पुश कर रहा है, ये तो आप इसको किस हिस्से में जो है वो बेसिकली क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैंने वैसे ही नाम आपके सामने ले लिया। अब फोर्स तो है, ये फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, तो आप लोग देखें, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो पुश कहलाता है, आप पुश करते हैं उसे, और अगर आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं बैकवर्ड साइड पर तो वो पुल कहलाता है, उसको पुल कहते हैं। तो ये बेसिक 2 टाइप जो अभी आपने डिस्कस किया उसी के हवाले से यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो शामिल की थी। इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास इनर्शिया की। हमने डायनामिक्स की डेफिनेशन देख ली है, हमने फोर्स की डेफिनेशन देख ली है, अभी हम इनर्शिया की डेफिनेशन देख रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में भी इनर्शिया के हवाले से मैं जो है वो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे। अभी एट द लास्ट ऑफ द लेसन मैं आपको थोड़ी सी बातें उसमें बताऊँगा। खैर, तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट्स वेरी सिंपल। देखें, याद रखें कि इनर्शिया जो है वो एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इनर्शिया जो है वो एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। अब ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, किस चीज़ में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है? तो आप लोगों ने सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस करती है अपने स्टेट को, अपनी हालत को चेंज ना होने देने पर। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहता है, वो मूव नहीं होना चाहता। अगर आप उसे मूव करोगे तो वो मूव ना होने के लिए रेजिस्ट करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है और आप उसे रेस्ट की कंडीशन पे लाना चाह रहे हैं तो आप उसकी हालत को चेंज करना चाह रहे हैं, उसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूविंग कंडीशन पे आप लाएंगे तो बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट को आप जो है वो रेस्ट की कंडीशन पर लेकर के आएंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक मासिव ऑब्जेक्ट की। तो वो जो रेजिस्टेंस है बेसिकली, इस रेजिस्टेंस को ही आप इनर्शिया का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो इनर्शिया है ना, देखिए इसके फैक्टर्स में पॉइंट लिखा हुआ भी है, कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये मास के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका जो इनर्शिया है, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 पर लिखा हुआ है ग्रेटर द मास एंड ग्रेटर विल बी इनर्शिया। अगर मास आपका ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है। इसकी मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि अगर एक ट्रक है और वो ट्रक जो है वो रेस्ट की कंडीशन पे है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो उसे मूव करने के लिए, तो शायद वो फोर्स जो है वो उसे मूव करने के लिए काफ़ी ना हो। वजह क्या है? फोर्स तो आपने अच्छी खासी अप्लाई की होगी, लेकिन क्योंकि वो जो ट्रक है उसका मास बहुत ज़्यादा है और वो रेस्ट की कंडीशन पे है, और रेस्ट की कंडीशन से आप उसे मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, मोशन की कंडीशन पे लाना चाहते हैं, तो स्टेट को चेंज ना होने देने के लिए वो जो उस ट्रक की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इनर्शिया है, वो इनर्शिया उसकी जो वैल्यू है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से बहुत ज़्यादा है।
अगर इनर्शिया ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है तो ऑफकोर्स तो स्टेट चेंज नहीं हो सकता, आइदर कि आप रेस्ट से मोशन में लेकर के आएँ या मोशन से रेस्ट में लेकर के आएँ। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है, तो आप जो है वो बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, बॉडी की हालत चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस ट्रक की जगह मैं एक साइकिल रख दूँ या एक मोटरसाइकिल लेट से रख दूँ और उसके ऊपर आपने उतना ही मतलब जो भी मैग्नीट्यूड का फोर्स है जो आपने ट्रक के ऊपर अप्लाई किया, वही फोर्स आप उस बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर दें, तो क्या आपको लगता है कि वो मोटरसाइकिल मूव नहीं होगी? ऑफ कोर्स वो मूव हो जाएगी। इसकी वजह क्या है कि मोटरसाइकिल का मास कम है, इसलिए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि जो इनर्शिया है वो कम है, और इनर्शिया कम होने की वजह से वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से मूव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इनर्शिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखें, एक एग्जांपल आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, कहते हैं फास्ट मूविंग चाइल्ड फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन इट स्टम्बल अगेंस्ट अ स्टोन। इस तरह से आप लोगों ने केस देखा भी होगा, हो सकता है आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हो, में भी हो सकता है। तो इसमें होता है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रन कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो हमारा अगर कहीं पर स्टक होता है, कहीं पैर फंस जाता है, कुछ होता है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे गिर जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह भी इनर्शिया है। देखें, अगर आप रन कर रहे हैं तो आपकी मुकम्मल बॉडी जो है वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। अब मूविंग कंडीशन में इनर्शिया क्या चाहती है कि बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में रहे, स्टॉप ना हो। अगर आपका पैर कहीं पर फंस गया तो हमारी पूरी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो स्टॉप हो गया। अब बॉडी का अगर एक हिस्सा स्टॉप हो गया है, कहीं पर स्टक मतलब फंस गया है कहीं पर, या चोट लग गई, कुछ भी हुआ वॉटेवर, तो आपका अगर एक हिस्सा स्टॉप हो गया तो हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का, लोअर पार्ट तो आपका स्टॉप हो गया, लेकिन अपर पार्ट जो है बॉडी का वो स्टॉप नहीं हुआ। अपर पार्ट इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि इनर्शिया ये चाहती है कि बॉडी मूविंग कंडीशन में ही रहे। हमारी पूरी बॉडी मूविंग कंडीशन में थी, एक जगह लोअर पार्ट तो हमारा स्टक हो गया, अपर पार्ट स्टक नहीं हुआ था। अपर पार्ट मूविंग कंडीशन में रहना चाहता था और अपर पार्ट इनर्शिया की वजह से यानी कि मूविंग कंडीशन में रहने की वजह से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाके गिर जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये देखें, आपको यहाँ पर पिक्चर की सूरत में जो है वो बताई जा रही है कि ये सबसे पहले आती है पिक्चर देखिए कि इस कार में जो है वो अगर आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कार अगर मूविंग कंडीशन में है और मूविंग कंडीशन में होने की वजह से जो है बेसिकली अगर आप सडन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी भी मूविंग कंडीशन में है, कार के साथ आप भी जा रहे हैं, तो कार की जो स्पीड है वही स्पीड आपकी भी है। और अगर आपने सडन ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि आप जो है आपकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव होगी ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि बॉडी इनर्शिया क्या चाहती है कि बॉडी अपनी हालत को चेंज ना करे। ओके, और इसके अलावा ये बाइक है, देखो इस बाइक ने यहाँ पर जाकर के हिट किया है और ये जो ये बंदा जो है ये उठता हुआ जा रहा है। क्यों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे क्यों मूव हो रहा है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो बाइक के साथ साथ मूव हो रही थी। अब बाइक तो स्टॉप हो गई सडनली, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं हुई, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे गिर गया पूरा। ओके, हमारा ये लास्ट टर्म है मोमेंटम का, और मोमेंटम की डेफिनेशन जो है वो क्या है? सबसे पहले ये देख लें, मोमेंटम की डेफिनेशन यहाँ पर कह रहे हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। इसको सिंपल अल्फाजों में क्वांटिटी ऑफ मोशन का नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मोशन आपको कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम सिर्फ उस बॉडी के अंदर ही पोजेस करती है या करेगी जो बॉडी मोशन की कंडीशन में हो, मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोमेंटम की जो बेसिकली डेफिनेशन वाइज हम इसका जो फार्मूला है हमारे पास, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है उसका मास तो होगा ही और उसकी एक वेलोसिटी है। अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं यू विल फाइंड योर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को P से, स्मॉल लेटर P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है P = mv। तो m क्या है? m मास है और v क्या है? v वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं।
और नेचर वाइज जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो है वो वेलोसिटी के साथ डिपेंडेंट है ये। और वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है स्केलर वेक्टर वाला पार्ट, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगा कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती थी जिसको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड इनफ होता था, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मोमेंटम में भी जो है वो डायरेक्शन नीड होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है हमारा ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, और इस मैथमेटिकली रिलेशन के अंदर जो है जो फार्मूला आपको मैंने अभी आपको बताया P=mv, तो ये फार्मूला देखो यहाँ पर मेंशन भी है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो आप एरो देख रहे हैं इस सिंबल के ऊपर, ये एरो आपको मैंने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी ये बात वैसे बताई थी कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो अगर ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फार्मूले में आप क्लियरली ये विजिबल है कि ये जो P यानी कि मोमेंटम है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि मास के ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है, ये मास जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी तरह की डायरेक्शन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। अच्छा, ये मैथमेटिकल रिलेशन के बाद जो है वो आप ऐसा यूनिट की बात कर लें तो यूनिट जो है वो आप वैसे तो इसकी न्यूटन सेकंड होती है, लेकिन न्यूटन सेकंड के अलावा एक और यूनिट है जो अगर आप भूल जाएं लेट से मोमेंटम की डेफिनेशन, तो उस मोमेंटम की डेफिनेशन से आप जो है ना इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए P=mv है, राइट। तो ये जो m है, m की यूनिट क्या है, मास की यूनिट, मास की यूनिट होती है kg, ठीक है, किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको कंबाइन कर लें आप तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, किलोग्राम क्यों आया है भाई, मास की जगह पर आया है, और वेलोसिटी की जगह पे क्या है, मीटर पर सेकेंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को आप न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को आप न्यूटन सेकेंड, ये दोनों इसके SI यूनिट हैं। इस यूनिट से जो है वो आपने लिखना है इसको। अच्छा, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये फैक्टर्स आपको बताए गए। मास ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसी बात है, यहाँ पर मोमेंटम देखो फार्मूले में दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक मास है और एक वेलोसिटी है। तो ऑफ कोर्स मासिव पार्ट होना चाहिए, मतलब मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ होनी चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वेलोसिटी, क्योंकि इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो जो है वो मोमेंटम जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो पोजेस नहीं करेगा। ठीक है, मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास और भी दीगर और मज़ीद एडवांसमेंट चीज़ें आएंगी जो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। ये आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक था सारा। हमने जो है वो 4 टॉपिक बेसिकली कवर किए। सबसे पहले हमने डायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी, और डायनेमिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको डिफरेंस बताया डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के दरमियान। ठीक है, कि डायनेमिक्स जो है हमारा जो है वो स्टडी ऑफ मोशन जो करते हैं उसमें काउज ऑफ मोशन भी देखते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स के अंदर हम विदाउट काउज ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसकी यूनिट्स और SI यूनिट्स वगैरह जो है मैंने आपको इसकी डिस्कस की। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि F=ma होता है। और फोर्स की डेफिनेशन वगैरह के बाद मैंने आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो इनर्शिया का था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया का टॉपिक जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में भी जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो इनर्शिया। तो इनर्शिया का टॉपिक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो जो है वो आप लोगों ने जो है वो मुझसे पूछना है, मुझसे रब्ता करके, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे। एंड देन ये हमारा लास्ट जो मोमेंटम था ये वेरी सिंपल और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे बेसिक 4 टर्मिनोलॉजीज थे चैप्टर नंबर 3 के, जो हमने पढ़ लिया। और आप लोगों का टास्क ये है, आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने ये जो बेसिक छोटी छोटी से डेफिनेशंस हैं, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को आपने सर्च आउट करना है। तीनों जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जो है, यानी कि डायनामिक्स हो गई आपकी, और आपकी जो है वो फोर्स हो गई, और आपकी जो है वो इनर्शिया है, और आपकी जो है मोमेंटम है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे चाहिए। 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, 4 टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपसे डिस्कस किए, तो इन 4 टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जो है वो आप लोगों ने 3-3 एग्जाम्पल, हर टर्मिनोलॉजी के साथ 3-3 एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने अपने होम टास्क में लिखना है। प्रैक्टिकल लिखिएगा, जो चीज़ आप लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस किया हो या देखा हो या सुना हो, तो उसके बारे में जो है वो आप लोग लिखिएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन से आपको हेल्प मिल सकती है कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ पिक्चर जो है वो अभी ऐसे ही छोड़ दी हैं, और वो पिक्चर आपको जो है वो हेल्प कर सकती हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि आप एग्जांपल्स को जो है वो आसानी तौर पर समझ सकें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो हम जो है वो न्यूटन के वैसे 3 लॉज हैं, हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 जो लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करें। ओके, विल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।